हर यूनिट का मैंने आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई दिक्कत ना आए। ये पूरी सीरीज़ मैंने बहुत ही कम समय में आपके लिए तैयार की है, जिसमें मेरी बहुत मेहनत और टाइम लगा है। तो मेरी आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी नए और डिमांडेड सब्जेक्ट जल्दी ला सकूं। क्योंकि आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और कुछ नया करने का। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं कम्युनिकेशन। टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। संचार का परिचय। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बात, अपने विचार या भावना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और ये सुनिश्चित करता है कि सामने वाला उसे सही से समझ सके। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल तरीका है लोगों को जोड़ने का, रिश्ते बनाने का और किसी भी काम को आगे बढ़ाने का। सोचिए, अगर कोई टीचर पूरे मन से पढ़ा रहा है लेकिन बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो क्या वो कम्युनिकेशन सफल माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है जो बात आप कह रहे हो वही बात सामने वाला समझे भी और उस पर रिस्पॉन्स भी दे। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने या लिखने से नहीं होता, कई बार आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हाथों के इशारे, बॉडी पोस्चर और आवाज़ की टोन से भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में कम नंबर लाकर उदास बैठा है और टीचर उसकी पीठ पर हाथ रखकर मुस्कुराए बिना बोले भी स्टूडेंट को कंफर्ट मिलता है। ये भी कम्युनिकेशन ही है, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन हमारे हर फील्ड में काम आता है, बिजनेस में आइडियाज़ और डील्स शेयर करने के लिए, क्लासरूम में पढ़ाई समझाने के लिए, घर में फैमिली के साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। कम्युनिकेशन के बिना कोई भी ग्रुप या संस्था प्रॉपरली काम नहीं कर सकती। टॉपिक 2, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की परिभाषा और इसका नेचर। कम्युनिकेशन को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान किसी इंफॉर्मेशन को दूसरे इंसान तक भेजता है और चाहता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को ठीक से समझे और उस पर कोई प्रतिक्रिया दे। जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि कल सुबह 8 बजे सेमिनार है और वो समझता है कि सेमिनार दोपहर में है, तो वहाँ कम्युनिकेशन फेल हो गया। मतलब सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, सही से समझाया और समझा गया कम्युनिकेशन ही कंप्लीट होता है। अब बात करें कम्युनिकेशन के नेचर यानी उसकी खासियतों की। 1, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। इसमें दो लोग होते हैं, एक जो बात भेजता है जिसे हम सेंडर कहते हैं और एक जो उसे सुनता और समझता है जिसे रिसीवर कहते हैं। जब तक दोनों का रोल क्लियर ना हो और फीडबैक ना आए तब तक कम्युनिकेशन अधूरा है। उदाहरण के लिए, अगर एक टीचर ने स्टूडेंट को होमवर्क दिया और स्टूडेंट ने हाँ में सिर हिलाया लेकिन उसने सही से सुना ही नहीं, तो कम्युनिकेशन वन साइडेड रह गया। 2, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम दिन भर किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेट करते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पर मैसेज हो, कॉल पर बात हो या सिंपली एक आई कांटेक्ट हो। जैसे जब आप अपनी माँ से पूछे बिना बाहर जाने की बात करते हैं और वह सिर्फ आंखों से देखकर मना कर देती हैं, वो भी एक पावरफुल कम्युनिकेशन है। 3, ये फ्लेक्सिबल और डायनामिक होता है। हर जगह कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है। क्लासरूम में टीचर का टोन इंस्ट्रक्टिव होता है, वहीं दोस्त के साथ वो फ्रेंडली हो सकता है। एक ही बात आप अपने दोस्त से हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हो, लेकिन वही बात अगर किसी सीनियर से कहनी हो तो पूरे रिस्पेक्ट और क्लैरिटी से कहनी होगी। 4, कम्युनिकेशन का एक क्लियर गोल होना जरूरी है। अगर आप बिना मकसद के बात कर रहे हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। जैसे अगर एक मैनेजर सिर्फ इतना बोले कि जल्दी से काम खत्म करो और काम क्या है ये ना बताए, तो स्टाफ को समझ नहीं आएगा। यहाँ गोल क्लियर नहीं है तो कम्युनिकेशन भी अनक्लियर हो जाता है। टॉपिक 3, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के उद्देश्य। कम्युनिकेशन करने के पीछे हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है। वो मकसद चाहे जानकारी देना हो, प्रेरित करना हो, डिसीजन लेना हो, कम्युनिकेशन उसी के अनुसार किया जाता है। अब हम कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को विस्तार से समझते हैं। 1, इंफॉर्मेशन देना। सबसे पहला और ज़रूरी उद्देश्य होता है सही जानकारी समय पर पहुंचाना। बिना सही इंफॉर्मेशन के कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण,
अगर एग्ज़ाम की डेट को लेकर कंफ्यूजन है और टीचर टाइम पर प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दे तो पूरी क्लास को क्लैरिटी मिल जाती है। वही कम्युनिकेशन अगर लेट होता है तो बच्चा प्रेपरेशन भी सही से नहीं कर पाएगा। 2. समझ बनाना। कम्युनिकेशन का दूसरा मकसद होता है सामने वाले के साथ सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। जब दो लोग किसी टॉपिक पर खुलकर बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और काम अच्छे से होता है। जैसे टीम मीटिंग में सभी मेंबर्स अपनी बात रख सकते हैं जिससे मैनेजर को भी उनकी सोच समझ में आती है और सभी एक डायरेक्शन में काम करते हैं। 3. असर डालना या समझाना। कई बार कम्युनिकेशन का मकसद होता है किसी की सोच या डिसीजन पर असर डालना। उदाहरण, अगर एक एनजीओ लोगों को समझाता है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है और लोग उनकी बात को समझकर अपना बिहेवियर बदलते हैं तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहा जाएगा। 4. मोटिवेट करना। कम्युनिकेशन किसी को इंस्पायर भी कर सकता है, उसे आगे बढ़ने का हौसला दे सकता है। जैसे जब कोई टीचर स्टूडेंट को बोले तू कर सकता है, तुझ में दम है, तो वो बच्चा अपने ऊपर भरोसा करता है और रिजल्ट बदल सकता है। 5. डिसीजन लेना। कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। जब सभी लोग अपनी बात ओपन तरीके से रखते हैं और सबकी राय को सुना जाता है तो उस बेसिस पर लिया गया डिसीजन ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे एक कंपनी में नए प्रोडक्ट लॉन्च के पहले फीडबैक लिया जाता है कस्टमर्स और एम्प्लॉयज से ताकि फाइनल डिसीजन हो। टॉपिक 4. इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टू मैनेजर। प्रबंधक के लिए संचार का महत्व। एक मैनेजर का सबसे बड़ा काम होता है लोगों को साथ लेकर चलना और रिसोर्सेज को सही से मैनेज करना। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हो। मैनेजर को हर दिन टीम से बात करनी होती है, जैसे टारगेट्स देना, परफॉर्मेंस समझाना, फीडबैक लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये सब बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल ही नहीं है। अब समझते हैं कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस मैनेजर के लिए। 1. प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। मैनेजर जब किसी काम की प्लानिंग करता है तो उसे टीम को एक्सप्लेन करना होता है कौन क्या करेगा, किस टाइम तक करेगा। अगर ये बात क्लियर नहीं कम्युनिकेट होगी तो कोई काम भी ठीक से पूरा नहीं होगा। उदाहरण, अगर एक प्रोजेक्ट में 5 लोग लगे हैं और मैनेजर ने सबको रोल्स क्लियर नहीं बताए तो कोई भी मेंबर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा कि उसे क्या करना है। 2. डिसीजन लेने में मदद करता है। मैनेजर को रोज डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन वो तभी सही डिसीजन ले सकता है जब उसके पास पूरी जानकारी हो। जैसे अगर स्टाफ से फीडबैक लिया जाए, उनकी परेशानियां सुनी जाएं तो सही सोल्यूशन निकल सकता है। 3. लीडरशिप को मजबूत करता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुलकर और साफ तरीके से बात करता है। जब मैनेजर अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखता है, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली देता है तो टीम भी उस पर भरोसा करती है। एग्जाम्पल, एक मैनेजर जो बात घुमा फिराकर करता है उस पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन जो डायरेक्ट और समझाने वाला होता है उस पर लोग नेचुरली ट्रस्ट करते हैं। 4. हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते हैं। जब लोग एक दूसरे से ओपनली बात करते हैं तो ट्रस्ट और बॉन्डिंग बिल्ड होती है। 5. टीम को मोटिवेट करता है। मैनेजर अगर टाइम टू टाइम अप्रिशिएशन देता है, एनकरेजमेंट देता है तो टीम का मोरल हाई रहता है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाए और मैनेजर बोले गुड जॉब, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, तो वो एम्प्लॉय अगली बार और अच्छा काम करेगा। टॉपिक 5. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के मुख्य हिस्से। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना या सुनना नहीं है, इसमें कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं जो इसे कंप्लीट और इफेक्टिव बनाते हैं। अगर इनमें से कोई एक हिस्सा वीक हो गया तो कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। अब इन एलिमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। एक, सेंडर, बात भेजने वाला। जो व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वो सेंडर कहलाता है। सेंडर को क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है और किस टोन में कहना है। एग्जाम्पल, अगर एक टीचर कंफ्यूज होकर बोले कुछ पेजेस पढ़ लेना तो बच्चे नहीं समझेंगे कौन से पेजेस पढ़ने हैं। 2. मैसेज, जो बात भेजी जा रही है। मैसेज वही चीज़ है जो सेंडर भेजना चाहता है, कोई जानकारी, आइडिया, फीलिंग या सवाल। मैसेज को सिंपल और समझने योग्य होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी दोस्त को कहते हो आज लाइब्रेरी चलना है
तो वो एक सिंपल और क्लियर मैसेज है। 3. एनकोडिंग मैसेज को वर्ड्स या सिंबल्स में बदलना। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें सेंडर अपनी सोच को ऐसे शब्दों में डालता है जो रिसीवर समझ सके। एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे से टफ लैंग्वेज में बोलेंगे वो नहीं समझेगा, लेकिन वही बात आसान शब्दों में कहें तो वो समझ जाएगा। 4. मीडियम मैसेज पहुंचाने का तरीका। मीडियम वो चैनल है जिससे मैसेज भेजा जाता है, जैसे बोलना, लिखना, कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल। हर सिचुएशन के लिए मीडियम का सही चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर अर्जेंट बात है तो फ़ोन कॉल ठीक रहेगा, लेकिन ऑफिशियल बात हो तो रिटन मैसेज बेटर रहेगा। 5. रिसीवर, जो बात सुन रहा है। रिसीवर वो होता है जो मैसेज को सुनता और समझता है। उसे अटेंटिव रहना चाहिए और माइंड ओपन रखना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सफल होगा। 6. डिकोडिंग मैसेज को समझना। रिसीवर जब मैसेज को सुनकर उसका मतलब समझने की कोशिश करता है वो डिकोडिंग कहलाता है। जैसे टीचर बोले कल असाइनमेंट सबमिट करो और स्टूडेंट समझे कि अगले हफ्ते देना है, तो डिकोडिंग फेल हो गया। 7. फीडबैक जवाब देना। फीडबैक से सेंडर को पता चलता है कि रिसीवर ने बात को समझा या नहीं। फीडबैक दो तरीके का हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। जैसे जवाब में ठीक है, समझ गया, या सिर्फ हाँ में सिर हिलाना। 8. नॉइज बाधा, जो मैसेज को डिस्टर्ब करे। नॉइज का मतलब सिर्फ फिजिकल नॉइज नहीं है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी का ध्यान ना देना भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर स्पीकर इंग्लिश में बोल रहा है और सामने वाला सिर्फ हिंदी समझता है तो वहाँ भी नॉइज क्रिएट होती है। टॉपिक 6. फीडबैक इन कम्युनिकेशन। संचार में प्रतिक्रिया। कम्युनिकेशन की प्रोसेस तभी पूरी मानी जाती है जब रिसीवर मैसेज को समझकर उसका कोई रिस्पॉन्स यानी फीडबैक दे। फीडबैक कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो बात सेंडर ने कही वो सामने वाले ने समझी या नहीं। फीडबैक कई बार बोलकर दिया जाता है, जैसे हाँ मैं समझ गया, और कई बार बिना बोले, जैसे सिर हिलाना, मुस्कुराना या आईब्रो उठाना। अब समझते हैं कि फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट होता है। 1. कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट सिर्फ देख रहा है, ना कुछ कह रहा है, ना कोई रिएक्शन दे रहा है, तो टीचर को समझ नहीं आएगा कि बच्चा समझ रहा है या नहीं। लेकिन अगर स्टूडेंट बोले हाँ मैम ये वाला पार्ट क्लियर है, तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। 2. समझ की क्लैरिटी देता है। फीडबैक से ही क्लियर हो जाता है कि सामने वाले ने क्या समझा और क्या नहीं। जैसे मैनेजर अगर मीटिंग में कोई टास्क एक्सप्लेन करता है और स्टाफ उस पर अपनी राय या डाउट पूछता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक माना जाता है। 3. एक्टिव लिसनिंग को बढ़ाता है। जब सेंडर को पता होता है कि उसे फीडबैक मिलने वाला है तो वो और अच्छे से कम्युनिकेट करता है और सामने वाला भी ज़्यादा ध्यान से सुनता है। 4. ट्रस्ट और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब कम्युनिकेशन ओपन और टू वे होता है तो दोनों पार्टीज के बीच भरोसा और कोऑपरेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर बच्चों की बातों को सीरियसली सुने और रिप्लाई करे तो बच्चे भी रिस्पेक्ट के साथ पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। 5. इम्प्रूवमेंट और करेक्शन में मदद करता है। अगर कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन है तो फीडबैक से उसे समय पर सुधारा जा सकता है। जैसे अगर एम्प्लॉय ने किसी काम को गलत समझा और फीडबैक में वो क्लियर हो गया तो मैनेजर उसे समय रहते सही कर सकता है। टॉपिक 7. डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के आयाम। डायमेंशंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और किसके बीच हो रहा है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत किस तरह फ्लो हो रही है। अब जानते हैं कम्युनिकेशन के 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। 1. वर्टिकल कम्युनिकेशन, ऊपर नीचे का संचार। ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है। जैसे मैनेजर का अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देना, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। और अगर स्टाफ अपने बॉस को कोई रिपोर्ट या सजेशन दे तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। उदाहरण, एक स्कूल में प्रिंसिपल ने टीचर्स को सर्कुलर भेजा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और टीचर्स ने फीडबैक दिया कि स्टूडेंट्स को सैटरडे को सेमिनार अच्छा लगा, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। 2. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, बराबरी का संचार। ये कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच होता है जो एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं।
जैसे दो टीचर्स आपस में सिलेबस डिस्कस करें या दो टीम लीडर्स एक प्रोजेक्ट पर बात करें। इससे कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क और जल्दी डिसीजन लेने में मदद मिलती है। 3, डायगोनल कम्युनिकेशन, अलग अलग लेवल्स के बीच संचार। ये कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच होता है जो अलग डिपार्टमेंट्स या अलग लेवल से होते हैं लेकिन हायरार्की को बाईपास करते हैं। जैसे HR मैनेजर का डायरेक्टली अकाउंट्स के जूनियर से बात करना। इससे टाइम सेव होता है, लेकिन अगर अनक्लियर कम्युनिकेशन हो तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। 4, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे स्टाफ, मैनेजर और डिपार्टमेंट्स के बीच। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है बाहर के लोगों से, जैसे कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज या सप्लायर्स से। टॉपिक 8, डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की दिशाएं। डायरेक्शन का मतलब होता है मैसेज किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम 4 टाइप्स की डायरेक्शंस को डिटेल में समझते हैं। 1, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे। ये कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है। जैसे एक कंपनी के CEO ने पूरे स्टाफ को एक न्यू पॉलिसी बताई तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। इसका यूज इंस्ट्रक्शंस, रूल्स और गाइडलाइंस देने के लिए होता है। 2, अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर। ये कम्युनिकेशन लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ होता है। जैसे एम्प्लॉयज अपनी सजेशंस, रिपोर्ट्स या कंप्लेंट्स सीनियर को भेजते हैं। इससे मैनेजमेंट को ग्राउंड रियलिटी समझ में आती है। 3, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, समान स्तर के बीच। जैसे दो टीचर्स या दो डिपार्टमेंट हेड्स आपस में प्लान शेयर करते हैं। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब टीम बेस्ड वर्क हो। 4, डायगोनल कम्युनिकेशन, क्रॉस लेवल कम्युनिकेशन। ये तब होता है जब कोई एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के किसी पर्सन से डायरेक्टली बात करता है बिना किसी मिडिल लेयर के। इससे काम फास्ट होता है, लेकिन प्रॉपर सिस्टम होना ज़रूरी है। टॉपिक 9, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तरीके। कम्युनिकेशन करने के कई तरीके होते हैं, बोलकर, लिखकर, इशारे से या टेक्नोलॉजी की मदद से। अब समझते हैं कम्युनिकेशन के मेन मीन्स क्या होते हैं। 1, ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन, बोलकर किया गया संचार, जैसे क्लासरूम लेक्चर, फोन कॉल या फेस टू फेस बातचीत। इसका फायदा है फास्ट होता है और तुरंत फीडबैक मिलता है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं होता। 2, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, जैसे ईमेल, रिपोर्ट, नोटिस या व्हाट्सएप मैसेज। इसका बेनिफिट है कि ये रिकॉर्ड में रहता है और क्लैरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है। 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले का संचार। इसमें आता है बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे कोई नाराज है तो वो कुछ बोले बिना भी चेहरा दिखा देगा। 4, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफ या चित्रों के माध्यम से, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स। ये चीज़ें डेटा को अट्रैक्टिव और इजी बनाती हैं। 5, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कम्युनिकेशन। आजकल ईमेल, व्हाट्सएप, जूम मीटिंग्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ये फास्ट है, लेकिन इसके लिए डिजिटल नॉलेज और टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। टॉपिक 10, वर्बल कम्युनिकेशन, वाचिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है शब्दों के जरिए जानकारी का आदान प्रदान। ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस, फोन कॉल, वॉइस मैसेज, ये क्विक होता है और इमोशनल कनेक्ट भी ज़्यादा होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वाचिक संचार का महत्व, क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। जब हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को साफ तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स को भी धीरे धीरे एक्सप्लेन किया जा सकता है। 2, बिल्ड्स रिलेशनशिप्स, संबंध निर्माण में सहायक। फेस टू फेस बातचीत से इंसान के एक्सप्रेशन, टोन और बॉडी लैंग्वेज को समझा जा सकता है, जिससे ट्रस्ट और बॉन्डिंग बिल्ड होती है। 3, इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल, तुरंत प्रतिक्रिया संभव। जब हम सामने वाले से वर्बली बात करते हैं तो उसका जवाब भी तुरंत मिल जाता है।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो उसी वक्त क्लियर किया जा सकता है। 4. सूटेबल फॉर टीम वर्क। टीम वर्क के लिए उपयुक्त वर्बल कम्युनिकेशन टीम वर्क को ईजी बनाता है। जब लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, मीटिंग्स, डिस्कशंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में, तो बातचीत करना फास्ट और इफेक्टिव होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए 7 गोल्डन रूल्स, जिनको हम कहते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। इन 7 पॉइंट्स को याद रखोगे तो कोई भी मैसेज सिंपल, पावरफुल और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो चलो पहले सी से स्टार्ट करते हैं। पहला सी है क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब कहानी को क्लियर होना चाहिए, सुनने वाला कंफ्यूज ना हो। आपको सिंपल और स्ट्रेट शब्दों में बोलना चाहिए, जैसे टेक्निकल या घुमाऊ फिराऊ शब्द नहीं बोलने हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है तो उसकी खास बातें शॉर्ट में साफ तरीके से बोलो। सेकेंड सी है कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस का मतलब होता है कम शब्दों में बात करना, पॉइंट पे आओ, फालतू की लंबी बातों मत करो। जैसे अगर कोई ईमेल लिख रहा है तो सीधे मुद्दे पे आओ, लंबा लिखने से बात स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, शॉर्ट और शार्प लिखना पड़ता है। थर्ड है करेक्टनेस। करेक्टनेस यानी बोल रहे हो वो फ्लेक्चुअली और ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। गलत आंकड़ों या गलत ग्रामर से आपके ऊपर ट्रस्ट कम होता है, इसलिए स्पेलिंग, नंबर्स, डाटा सब कुछ एक बार चेक कर लो। एग्जाम्पल, किसी रिपोर्ट में अगर आपने गलत परसेंटेज लिख दी तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है। फोर्थ है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब होता है आपकी बात आधी अधूरी ना रह जाए। जितनी इन्फो जरूरी है सामने वाले को देने के लिए उतनी उसको मिलनी चाहिए। जैसे आप कोई इनविटेशन दे रहे हो, उसमें डेट, टाइम, वेन्यू और पर्पस सब मेंशन होना चाहिए ताकि सामने वाले को दोबारा पूछना ना पड़े। फिफ्थ है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है आपकी बात ठोस होनी चाहिए, मतलब आम बात नहीं बोले आप। जैसे आप बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, इससे अच्छा है आप बोले कि हमने 5,000 कस्टमर को 24 घंटे में सर्विस दी। मतलब आप बात में डाटा, प्रूफ या स्पेसिफिक एग्जाम्पल होना चाहिए। सिक्स्थ है कर्टेसी। कर्टेसी यानी बात करने का तरीका पोलाइट होना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो। आपकी टोन रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे आपको ये करना ही पड़ेगा की जगह आपसे अनुरोध है कि आप ये स्टेप्स फॉलो करें। सेवंथ सी है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है सामने वाले की सोच, बैकग्राउंड और नीड को समझते हुए बात करना। कभी भी ऐसे ही अजम्पशंस मत करो कि सामने वाला सब कुछ जानता है। जैसे अगर आप किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करो, ना कि एक्सपर्ट लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2 पब्लिक स्पीच। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि पब्लिक स्पीच कैसे दी जाती है, उसमें क्या क्या बातें का ध्यान रखना चाहिए और ग्रुप डिस्कशन या कमेटी में कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। पब्लिक स्पीच कंपोजिशन प्रिंसिपल्स। पब्लिक स्पीच का मतलब होता है एक बड़े ग्रुप या ऑडियंस में बात करना किसी खास उद्देश्य के साथ, जैसे इंफॉर्मेशन देना, मोटिवेट करना, समझाना या फिर इवेंट में लोगों को एंटरटेन करना। पब्लिक स्पीच कभी भी रैंडमली नहीं दी जाती, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कहना है, कैसे कहना है और किसके सामने कहना है। इसके लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। पहला, कंटेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना, स्पीच को कॉन्फिडेंटली डिलीवर करना और अपनी बात क्लियर रखना। अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन इन पब्लिक स्पीकिंग। तो 5 प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन होते हैं जो सक्सेसफुल एक पब्लिक स्पीच बनाते हैं। पहला, क्लियरिटी। जो बात आप कह रहे हैं वो साफ होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएं। अपने शब्दों और वाक्यों को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। फिर आता है ब्रेविटी, मतलब अननेसेसरी बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जो मेन बात है बस उस पर फोकस करो। ऑर्गेनाइजेशन,
स्पीच की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक अच्छी सी शुरुआत, फिर मेन कंटेंट और फिर इम्पैक्टफुल कंक्लूजन होना चाहिए। ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, आप किससे बात कर रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, वो कितनी नॉलेज रखते हैं, ये जानना ज़रूरी है। स्पीच उसी हिसाब से ही होनी चाहिए। टोन एंड लैंग्वेज, आपकी भाषा सिंपल होनी चाहिए और बोलने का तरीका नेचुरल एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं स्पीच डिलीवरिंग स्किल्स के बारे में। स्पीच डिलीवर करते हुए हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, आई कांटेक्ट। इससे आई कांटेक्ट हमें बनाए रखना चाहिए, इससे ऑडियंस से कनेक्शन बनता है। गेस्चर्स यूज करने, हाथों का यूज बिल्कुल नेचुरल हो ताकि एक्सप्रेशंस और क्लियरिटी आए। वॉइस कंट्रोल करें, आपका टोन, पिच और पॉज सही जगह पर ही होना चाहिए। फिलर अवॉइड्स करें, जैसे यू, लाइक, यू नो, ये काफ़ी आपकी इन्फ्लुएंसी को वीक बना देते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इन्फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है। अब बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। ग्रुप डिस्कशन में हमें क्या डूज, मतलब क्या करना चाहिए, डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं डूज की। तो साफ और कॉन्फिडेंट बोलें, दूसरे की बात ध्यान से सुनें, किसी की राय को मजाक में मत उड़ाएं, रिस्पेक्ट दें उसकी बात को, और एग्जाम्पल दें जब ज़रूरत हो, टॉपिक से भटके नहीं। डोंट्स क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, किसी की बात बीच में ना काटें, ग्रुप में डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, डिबेट या पर्सनल कमेंट करने से बचें, चुपचाप ना बैठें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। कम्युनिकेशन इन कमिटीज, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। अब बात करते हैं उन जगहों की जहाँ पब्लिक स्पीकिंग की अलग फॉर्म देखने को मिलती है। कमिटीज में कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है, एक फिक्स्ड एजेंडा के अनुसार चलता है। सेमिनार्स में ऑब्जेक्टिव होता है, नॉलेज या रिसर्च को प्रेजेंट करना होता है उसमें। कॉन्फ्रेंस में अलग अलग सेशंस होते हैं जहां अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी बात रखते हैं। हर जगह सही कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है ताकि कंफ्यूजन ना हो और गोल अचीव किया जा सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। आज हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम बिना बोले या लिखे अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हाथ के इशारे, टोन ऑफ वॉइस, ये सब मेन रोल प्ले करते हैं। कई बार हम कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी सामने वाला हमारी फीलिंग समझ लेता है, बस वही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब इसको समझते हैं इजी तरीके से, पॉइंट बाय पॉइंट। 1. बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। बॉडी लैंग्वेज में आता है पोस्चर यानी हमारी बैठने उठने की स्थिति, जेस्चर्स यानी हाथ पैर के इशारे, और फेशियल एक्सप्रेशंस। ये सब मिलकर बताते हैं कि सामने वाला पर्सन कॉन्फिडेंट है, नर्वस है या अनइंटरेस्टेड है। जैसे अगर कोई हाथ बांध कर बैठा है तो वो डिफेंसिव हो सकता है, अगर कोई आंख मिलाकर बात कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंट है। इसीलिए हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होना चाहिए, खासकर इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में। 2. पैरा लैंग्वेज, पराभाषा। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है आपकी आवाज़ का टोन, पिच, स्पीड और वॉल्यूम। मतलब एक ही सेंटेंस अगर आप अलग टोन में बोलो तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे आप कहो रियली, अब इसे खुश होकर बोलोगे तो लगेगा यू आर एक्साइटेड, और अगर सार्कास्टिक तरीके से बोलोगे तो लगेगा मजाक उड़ा रहे हो। तो ये वॉइस का मॉड्यूलेशन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। 3. साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। साइन लैंग्वेज में सिंबल्स, जेस्चर्स और हैंड सिग्नल्स आते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होती है जो सुन या बोल नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा आर्मी, स्पोर्ट्स और ट्रैफिक कंट्रोल में भी साइन लैंग्वेज का यूज़ होता है। जैसे अंपायर के हैंड सिग्नल से हम समझ जाते हैं कि बॉल नो बॉल है या वाइड। 4. विजुअल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन, दृश्य और श्रव्य संचार।
विजुअल कम्युनिकेशन में आता है चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेजेस और पोस्टर्स। और ऑडियो कम्युनिकेशन में आता है म्यूजिक, जिंगल्स या टोन। जैसे किसी एड में बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते ही हमें ब्रांड का नाम याद आ जाता है। तो ये सब भी एक पावरफुल तरीका है मैसेज कन्वे करने का। 5. चैनल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। गैर मौखिक संचार के माध्यम। ये कुछ मेन चैनल्स हैं जिनके थ्रू नॉन वर्बल सिग्नल्स पास होते हैं। पहला, फेस। आपका एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट बहुत कुछ बता देता है। दूसरा, हैंड्स। हाथों के जेस्चर से आप अपनी बात स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर सकते हो। तीसरा, पोस्चर। आप कैसे बैठे हो या खड़े हो ये भी आपके एटीट्यूड को शो करता है। चौथा, वॉइस। जैसा हमने पहले भी देखा, आपकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। पांचवा, अपीयरेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस, ग्रूमिंग और ओवरऑल लुक भी एक नॉन वर्बल सिग्नल है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार में बाधाएं। कम्युनिकेशन का मेन पर्पस होता है कि एक इंसान अपनी बात दूसरे इंसान तक क्लियरली पहुंचा सके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैसेज सही तरीके से समझ नहीं आता या बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसे ही प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार में रुकावटें। अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये बैरियर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे ये हमारे मैसेज को अफेक्ट करते हैं। 1. लैंग्वेज बैरियर। 1. भाषा की बाधा। अगर सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज अलग अलग है या कोई एक टेक्निकल या बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज कर रहा है तो कम्युनिकेशन समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे इमेजिन करो, एक डॉक्टर बहुत ही मेडिकल टर्म्स में किसी मरीज को समझा रहा है तो पेशेंट कंफ्यूज हो जाएगा। यही लैंग्वेज बैरियर है। इसलिए हमेशा सिंपल और कॉमन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो सामने वाला इजीली समझ सके। 2. साइकोलॉजिकल बैरियर। मानसिक बाधा। कई बार इंसान के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर या कोई इमोशनल डिस्टरबेंस चल रहा होता है, तो वो सामने वाले की बात ठीक से सुन नहीं पाता या समझ नहीं पाता। इससे मैसेज डिस्टॉर्टेड हो सकता है। जैसे एग्जाम के टाइम पे अगर कोई बहुत नर्वस है तो उसे टीचर की बात ठीक से समझ नहीं आती। इसलिए मेंटल स्टेट का भी कम्युनिकेशन पर बड़ा असर होता है। 3. फिजिकल बैरियर। भौतिक बाधा। फिजिकल बैरियर का मतलब है कम्युनिकेशन के बीच फिजिकल प्रॉब्लम्स होना। जैसे बहुत शोर हो, माइक खराब हो, नेटवर्क वीक हो, एनवायरनमेंट डिस्टर्बिंग हो तो मैसेज साफ नहीं पहुंचता। जैसे क्लासरूम में अगर फैन का आवाज बहुत तेज हो तो टीचर की बात पीछे बैठे स्टूडेंट्स को नहीं सुनाई देती। ये फिजिकल डिस्टर्बेंस कम्युनिकेशन को पूरी तरह डिसरप्ट कर देता है। 4. कल्चरल बैरियर। सांस्कृतिक बाधा। जब दो लोग अलग अलग कल्चर या बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स या बोलने का तरीका अलग होता है। एक कल्चर में जो एक्सेप्टेबल होता है वो दूसरे में रूड लग सकता है। जैसे आई कांटेक्ट इंडिया में रिस्पेक्ट माना जाता है लेकिन कुछ देशों में इसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। इसलिए कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। 5. सिमेंटिक बैरियर। शब्दार्थ की बाधा। सिमेंटिक का मतलब होता है वर्ड्स का मीनिंग। कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द का अलग अलग लोग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। जैसे चीप शब्द किसी के लिए कम कीमत वाला है और किसी के लिए घटिया क्वालिटी का। इससे मैसेज का मतलब बदल जाता है। इसीलिए क्लियर और प्रिसाइज शब्दों का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में करना चाहिए। 6. ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। संगठनात्मक बाधा। ये बैरियर ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कॉमन होता है। जैसे बहुत ज़्यादा लेयर्स ऑफ अथॉरिटी होने से मैसेज ऊपर से नीचे तक पहुंचते पहुंचते बदल जाता है, या एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर फीडबैक सिस्टम नहीं मिलता। कम्युनिकेशन फ्लो में क्लैरिटी और ओपननेस नहीं होती। इससे कंफ्यूजन और डिले होता है। 7. परसेप्चुअल बैरियर। धारणा की बाधा। परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखने या समझने का अपना तरीका। हर इंसान की सोच, एक्सपीरियंस और माइंडसेट अलग होता है। इसलिए कई बार एक ही मैसेज लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे बॉस ने किसी को फर्म टोन में कुछ कहा तो एक एम्प्लॉय उसे मोटिवेशन समझेगा, दूसरा इंसल्ट समझेगा। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। 8. लैक ऑफ फीडबैक। फीडबैक की कमी।
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में सिर्फ मैसेज देना ही नहीं होता, सामने से सही फीडबैक आना भी ज़रूरी होता है। अगर फीडबैक ना मिले तो सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि रिसीवर ने बात समझी या नहीं। जैसे टीचर ने कोई टॉपिक समझाया लेकिन स्टूडेंट्स ने कुछ पूछा ही नहीं, तो टीचर को नहीं पता कि सब क्लियर हुआ या नहीं। फीडबैक से क्लैरिटी आती है और कम्युनिकेशन पूरा होता है। 9. टेक्निकल बैरियर, तकनीकी बाधा। आज के टाइम में कम्युनिकेशन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी से हो रहा है, मोबाइल, इंटरनेट, एप्स। अगर बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कॉल कट हो जाए, वीडियो फ्रीज हो जाए, ऑडियो म्यूट हो जाए, तो मैसेज अधूरा रह जाता है। इसलिए टेक्निकल सेटअप भी स्मूथ होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट यूनिट 4 जिसका नाम है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि बिजनेस में लिखित रूप से कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है और उसके क्या रूल्स, फॉर्मेट्स और टाइप्स होते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रोफेशनल तरीके से दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कोई कंपनी किसी कस्टमर को लेटर भेजती है कोटेशन देने के लिए, या कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को मेमो लिखता है। इसमें कई फॉर्म्स आते हैं जैसे लेटर्स, मेमोज, ईमेल, सर्कुलर्स, और ये सब बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इजी बनाते हैं। ये पूरा रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है और फ्यूचर के लिए एक रिकॉर्ड भी बन जाता है। आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्या ज़रूरी है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले ये बिजनेस में फॉर्मल कम्युनिकेशन बनाए रखता है। दूसरा, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रूफ की तरह काम करता है। तीसरा, बार बार वर्बली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम और एनर्जी दोनों बचती है। इससे प्रोफेशनलिज्म और कंपनी की इमेज अच्छी बनती है। और सबसे ज़रूरी है, ये कस्टमर, सप्लायर्स और क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है। अब पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस। कोई भी बिजनेस लेटर या ईमेल तभी इफेक्टिव होता है जब उसमें ये एलिमेंट्स मौजूद हों। पहला, क्लियरिटी, मतलब बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, घुमा फिरा कर नहीं बोलनी चाहिए। सेकंड, ब्रेविटी, कम शब्द में पूरा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। थर्ड, कर्टेसी, भाषा में रिस्पेक्ट होनी चाहिए चाहे सामने वाला कोई भी हो। फोर्थ है करेक्टनेस, स्पेलिंग, ग्रामर और जो भी फैक्ट्स हैं वो 100% सही होने चाहिए। एंड देन लास्ट इज कंप्लीटनेस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो सब हो, उसमें सब इंक्लूडेड होना चाहिए, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, जो ईमेल या लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। फिर आती है डेट, जिस डेट पे आप लिख रहे हो वो डेट। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिसको मेल आप लेटर भेज रहे हो उसका एड्रेस। फिर सब्जेक्ट, यानी किस विषय में लेटर लिख रहे हो। फिर आता है सैल्यूटेशन, जैसे कि डियर सर या मैम, रिस्पेक्टेड सर, मैम, ये सैल्यूटेशन कहलाता है। इसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन, आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसकी डिटेल्स बताओगे और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जैसे योर्स फेथफुली, सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली। फिर आता है सिग्नेचर एंड नेम, और अंत में डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब जैसे आप मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, वो आप लिखोगे। इसका एक हम वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के साथ। सो हियर इज द एग्जाम्पल, वन सेकेंड, या इसमें एक साइड हिंदी में है, एक साइड इंग्लिश में। ओके, तो पहले फ्रॉम जो भेज रहा है वो, टू, फिर डेट, फिर जिसको भेज रहा है, एंड देन सब्जेक्ट लिखा हुआ है डियर करके, सैल्यूटेशन दिया है, देन बॉडी है लेटर की, एंड लास्ट में उसका कंक्लूजन और अपना डेजिग्नेशन डाल के उसने क्लोज किया है। तो इस तरीके से लेटर लिखा जाता है।
ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर। अब पढ़ेंगे लेटर होते कितने टाइप्स के हैं। पहला है इंक्वायरी लेटर। जब कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट, प्राइस या डिलीवरी के बारे में जानकारी चाहता है तो वो इंक्वायरी लेटर लिखता है। ये एक शॉर्ट, डायरेक्ट और रिस्पेक्टफुल लेटर होता है और इसमें बिजनेस रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। फिर आता है रिप्लाई लेटर। ये लेटर इंक्वायरी के जवाब में भेजा जाता है। इसमें कस्टमर की सारी डिटेल्स दी जाती हैं, जैसे प्राइस, डिलीवरी टर्म्स या कोई क्लैरिफिकेशन। इससे बायर्स और सेलर्स के बीच एक ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर आता है ऑर्डर लेटर। जब हम कस्टमर फाइनली ऑर्डर देना चाहता है तो वो ऑर्डर लेटर भेजता है। इसमें प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी, पूरा डिटेल क्लियरली लिखा होता है। क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ कंफ्यूजन को अवॉइड किए। फिर आता है कंप्लेन लेटर। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस से प्रॉब्लम हो, जैसे डैमेज हो, डिलीवरी डिले हो या गलत आइटम भेज दिया हो, तो वो पोलाइटली कंप्लेंट लेटर लिखता है। लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए, पर साथ में ही फर्म की भी सीरियसनेस को पता लगना चाहिए कि फर्म ने ये गलती करी है। फिर आता है सर्कुलर लेटर। इस लेटर के जरिए एक ही इंफॉर्मेशन कई लोग तक साथ साथ भेजी जाती है। जैसे कंपनी कोई भी न्यू पॉलिसी अनाउंस कर रही है या प्राइस चेंज कर रही है तो सर्कुलर लेटर यूजफुल होता है उस जगह। फिर आता है सेल्स लेटर। ये लेटर एक तरह से मार्केटिंग टूल होता है। इसमें प्रोडक्ट की फीचर्स, बेनिफिट्स और ऑफर्स को ऐसे तरीके से लिखा जाता है जैसे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। लैंग्वेज एकदम कैची होनी चाहिए और कन्वीनियंस होनी चाहिए। फिर आता है हमारा एडजस्टमेंट लेटर। जब कस्टमर कंप्लेन करता है तो कंपनी उसका सलूशन देने के लिए एडजस्टमेंट लेटर भेजती है। इसमें अपॉलॉजी के साथ साथ सॉल्यूशन भी होता है, जैसे रिफंड, रिप्लेसमेंट या एक्सप्लेनेशन, जिससे गुडविल बनी रहे। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट लेटर। जब कंपनी कोई भी पेमेंट, गुड्स या लेटर मिलता है तो उसका रिसिप्ट कंफर्म करने के लिए एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है और फ्यूचर में भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट 5। तो पहला टॉपिक है इसका नोटिस राइटिंग। नोटिस एक फॉर्मल रिटन मैसेज होता है, किसी इंपॉर्टेंट बात को बताने के लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी मीटिंग का टाइम, जगह या कोई फंक्शन की अनाउंसमेंट। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है क्लियरिटी, मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नोटिस यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है या डिजिटली सर्कुलेट किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके नीचे सेंटर में लिखना होता है नोटिस, फिर लेफ्ट में डेट एंड फिर हेडिंग या सब्जेक्ट, फिर बॉडी में इवेंट की डिटेल्स, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड देन लास्ट में इशूइंग अथॉरिटी का नाम और उनका डेजिग्नेशन। फिर आता है एजेंडा राइटिंग। एजेंडा एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें मीटिंग में किस ऑर्डर में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होंगे वो लिखे होते हैं। ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और सब मेंबर्स को पहले से पता होता है कि कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। एजेंडा का फॉर्मेट होता है मीटिंग या कमेटी का नाम, डेट, टाइम और मीटिंग की जगह, डिस्कशन पॉइंट्स की नंबर लिस्ट, पहले सबसे पहले कौन सा पॉइंट डिस्कस किया, देन सेकंड कौन सा, इन अ सीक्वेंस वाइज। ओके, फिर आता है अगर कोई डॉक्यूमेंट डिस्कस होना है तो उनका मेंशन, एंड देन ऑर्गेनाइजर का नाम और डेजिग्नेशन। मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स बेसिकली ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, मीटिंग के बाद बनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, कौन कौन प्रेजेंट था, क्या डिस्कशन लिए गए। ये एक तरह का प्रूफ होता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ मिनट्स होता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम या कमेटी का नाम, टाइटल, मिनट्स ऑफ मीटिंग, डेट, टाइम, वेन्यू, पार्टिसिपेशन की लिस्ट, फिर आता है डिस्कशन किए गए एजेंडा पॉइंट्स, और फिर जो भी डिस्कशन या रिजोल्यूशन पास हुए
फिर कंक्लूजन या फाइनल कमेंट, और नीचे सबसे सेक्रेटरी या चेयरमैन पर्सन का नाम और उनका सिग्नेचर। फिर हम बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन लेटर की। ये एक फॉर्मल लेटर होता है जो किसी कंपनी को भेजा जाता है जब आपकी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, अपनी क्वालिफिकेशंस बताते हो और एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करते हो कि आपको कंसीडर करे। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, फिर बॉडी में आप इंट्रो और जॉब के लिए अप्लाई करने का रीज़न, क्वालिफिकेशन, स्किल्स दोगे और रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यू या कंसिडरेशन के लिए मत बोलोगे नीचे। एंड देन लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दोगे, जैसे कि योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, सिंसियरली, ऐसे। एंड देन एट लास्ट पूरा खत्म कैसे करना है, सिग्नेचर, नेम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स देके। नेक्स्ट है सर्कुलम विटी। ये सीवी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और अचीवमेंट लिखे होते हैं। ये एम्प्लॉयर को हेल्प करता है डिसाइड करने में आप जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट, फिर करियर ऑब्जेक्ट, आपका करियर गोल क्या है, फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्कूल कहाँ से पढ़े हैं, कॉलेज कौन सा है, कितने ईयर्स पढ़े हैं, परसेंटेज कितने आए थे, दैट्स। फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई हो, और फिर स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज, कौन सी स्किल्स आपने की हैं। फिर आता है अचीवमेंट, सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स लगाना। फिर हॉबीज़, आपको क्या पसंद है। फिर डिक्लेरेशन, आप की सब इंफॉर्मेशन ट्रू है, आप ये डिक्लेयर करते हो। एंड देन लास्ट डेट और सिग्नेचर करके आप एंड करोगे। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन स्किल पे पूरा वन शॉट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है आफ्टर सो मच डिमांड ऑन दिस टॉपिक कि इस पे बनाओ। और मैंने देखा कि यूट्यूब पे कहीं पे भी ये अवेलेबल नहीं है कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, सो मुझे लगा कि मैं बना दूं आप लोगों के लिए। तो ये अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय। और पेपर के बाद मुझे बताना ज़रूर कैसा गया।